अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये कहानी उस वक्त की है जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का राज था। तो आइए सुनते हैं ये कहानी उसी अंग्रेज़ की ज़बानी जिसके साथ ये घटना घटी। हिंदुस्तान बड़ा ही रहस्यमयी देश है। इसी रहस्यमयी देश की एक रहस्यमयी घटना मैं बताने जा रहा हूँ। आपको शायद इस बात पर यकीन ना आए, लेकिन मेरा दोस्त ईस्टर क्लेंट और डॉक्टर डेविड मोइस इसकी सच्चाई के गवाह हैं। एक अंग्रेज़ नौजवान फ्लैट हाल ही में हिंदुस्तान आया। उसके मरहूम चचा ने उसके लिए कुछ नकद रकम और थोड़ी सी ज़मीन विरासत में छोड़ी थी। फ्लैट एक सीधा सादा खिलंडरे किस्म का नौजवान था। क्योंकि इस इलाके में बहुत कम अंग्रेज़ आबाद थे, इसलिए वो आपस में मिलजुल कर रहते थे। आसपास का इलाका जंगलों से भरा हुआ था और इस वजह से कई कबायली बस्तियां भी आबाद थीं। फ्लैट जल्द ही हमारा दोस्त बन गया और हमसे मिलने अक्सर आने लगा। उसकी ज़मीन हिमालय की तराई में धर्मशाला नाम की जगह पर थी। वो लगभग 15 मील की दूरी तय करके हमसे मिलने आता था। ईस्टर क्लेंट के घर पर नए साल की पार्टी का इंतज़ाम किया गया था। दूसरे अंग्रेज़ दोस्तों के अलावा फ्लैट भी इनवाइट था। उस रात फ्लैट ने इस कदर शराब पी कि हम सब हैरान रह गए। शराब पीने की शुरुआत उसने शहरी के एक पैग से की। इसके बाद पुरानी ब्रांडी, विस्की, बियर, हर वो शराब उसने पी जो वहाँ पर थी। कॉफ़ी में भी वो ब्रांडी मिलाकर पीता रहा। रात के लगभग 3 बजे जब वो अपने घर वापस जाने के लिए उठा तो सारी शराबें अपना असर दिखाने लगीं। उसके कदम बुरी तरह लड़खड़ा रहे थे और वो झूम झूम कर चल रहा था। मैं और ईस्टर क्लेंट उसे छोड़ने के लिए दरवाजे तक गए। सारे मेहमान अब तक जा चुके थे और फ्लैट को छोड़ करके हम सो जाना चाहते थे। नींद और नशे की वजह से हमारी हालत बुरी हो रही थी। फ्लैट ने जैसे ही उछलकर घोड़े पर सवार होना चाहा, घोड़ा हिनहिनाकर अलग हट गया और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। वो झल्लाकर उठ खड़ा हुआ और घोड़े को मारने लगा। घोड़े ने अस्तबल की तरफ दौड़ लगा दी। हमने फ्लैट से कहा कि वो रात ईस्टर क्लेंट के यहाँ ही गुजारे। वो बुरी तरह पिए हुए था और उस पर धुन सवार थी कि वो इसी वक्त अपने घर जाएगा। इसलिए मजबूर होकर मैंने ये आइडिया दिया कि मैं और ईस्टर क्लेंट उसे घर तक छोड़ाएंगे। ईस्टर क्लेंट ने बड़े गुस्से में मेरी बात मानी। मैं भी इस आइडिया से खुश नहीं था, लेकिन हम दोनों इस बात पर अमल करने पर मजबूर थे। फ्लैट इस बात पर अड़ा हुआ था कि वो इसी वक्त घर जाएगा और उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उसे रात के अंधेरे में 15 मील का सफ़र अकेले तय करने दिया जा सके। बहरहाल मैं और ईस्टर क्लेंट अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और फ्लैट के घोड़े को, जिसने बड़ी मुश्किल से फ्लैट को अपने ऊपर सवार होने दिया था, बीच में लेते हुए उस तंग रास्ते पर चल पड़े। ये रास्ता बाजार के करीब से होकर गुजरता था। अभी हम थोड़ी दूर ही गए थे कि हमारी नज़र एक छोटे से मंदिर पर पड़ी। ये मंदिर कबायलियों का था। मंदिर में रोशनी थी और कुछ भजन गाने की आवाज़ आ रही थी। अचानक फ्लैट को ना जाने क्या सूझी कि वो घोड़े से कूद पड़ा और मंदिर के दरवाजे में दाखिल हो गया। मैं और ईस्टर क्लेंट भी उसके पीछे दौड़े, लेकिन जब तक वो लोगों को धकेल कर मूर्ति के सामने जा बैठा, हमें दाखिल होता देखकर उसने एक अजीब सा ठहाका लगाया जो कोई शराबी ही लगा सकता था। फिर उसने जलता हुआ सिगार मूर्ति के पेशानी पर रख दिया। मूर्ति की पेशानी पर एक काला धब्बा पड़ गया। फ्लैट ने फिर वैसा ही वहशियाना ठहाका लगाया और हमारी तरफ मुड़कर बोला, देखो मैंने इस पर कैसा निशान बनाया है ना खूबसूरत, हा हा हा। ईस्टर क्लेंट को जैसे सांप सूंघ गया। वो इस इलाके में एक अरसे से रहता था। वो जानता था कि कबायली अपने देवता की बेइज्जती करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ते। उसने मुड़कर देखा। भजन की आवाज़ें बंद हो गई थीं। भजन की आवाज़ें बंद हो गई थीं और सारे लोग खामोश खड़े गुस्से भरी नज़रों से फ्लैट को घूर रहे थे।
मिस्टर क्लैंड ने आगे बढ़कर फ्लैट का बाजू पकड़ा और खींचता हुआ बोला, उठो, घर चलें। बिल्कुल नहीं, फ्लैट वहीं आलती पालती मारकर बैठता हुआ बोला, घर में इससे अच्छा तकिया मौजूद नहीं। फिर वो मूर्ति से टेक लगाए इस तरह इत्मीनान से लेट गया जैसे अपने ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठा हो। मंदिर में अब खामोशी नहीं थी, सब लोग आपस में बात कर रहे थे और उनकी नज़रें फ्लैट पर जमी थीं। उनकी आंखों में नफ़रत और गुस्से की चिंगारियां निकल रही थीं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी। न जाने कहाँ से लोगों के गोल मंदिर में दाखिल हो रहे थे। जल्द ही हम हर तरफ से घेर लिए गए। मिस्टर क्लैंड ने एक बार फिर फ्लैट को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। अचानक मंदिर में गूंजती भनभनाहट थम गई। सब लोग खामोश हो गए। एक कोने से बिल्कुल नंग धड़ंग आदमी निकला। वो बहुत ही अजीब किस्म का आदमी था। उसका चेहरा बड़ा डरावना था। उसके आते ही सारे लोग अदब से खड़े हो गए। उसने 2-3 बार जंगली बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाली और फ्लैट की तरफ लपका। हमने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो बड़ी फुर्ती से फ्लैट के करीब पहुंचा और बिजली की तेज़ी से उसके सीने पर झुका। फिर इससे पहले कि हम उसके करीब पहुंचते, वो एक बार फिर म्याऊं म्याऊं करता हुआ उछला और एक अंधेरे कोने में गायब हो गया। हमने झुककर फ्लैट को देखा, लेकिन उस रहस्यमयी आदमी ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। हम बेफिक्र हो गए और हमने फ्लैट को खींच खांच कर खड़ा कर दिया और उसे दरवाजे की तरफ घसीटने लगे। एक आदमी हमारे करीब आकर बोला, इसे आप फौरन बाहर ले जाइए। वैसे इसने हमारे देवता की तौहीन की है, लेकिन हम इसे माफ़ करते हैं। भीड़ काई की तरह फटने लगी। लोग खुद ही हमारे लिए रास्ता बना रहे थे। हम दोनों फ्लैट को घसीटते हुए किसी न किसी तरह अपने घोड़ों तक पहुंच गए। मिस्टर क्लैंड के तेवर बहुत ख़राब थे। वो गुस्से से कांप रहा था। अब फ्लैट के मकान की तरफ नहीं जाना चाहिए, मिस्टर क्लैंड गुस्सा कर बोला। रास्ता सुनसान है। पॉसिबल है हमें छोड़ देने में उन लोगों की कोई चाल हो। शायद रास्ते में वो हम पर अचानक हमला कर दें। इसलिए बेहतरी इसी में है कि हम वापस अपने घर की तरफ चलें। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे ये देखकर बहुत हैरत हुई कि फ्लैट ने भी कोई विरोध नहीं किया। वो खामोशी से अपने घोड़े पर सवार हो गया। शायद उसे अपनी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। घोड़े धीरे धीरे चलने लगे। फ्लैट ने अपनी नाक इस तरह सिकोड़ रखी थी जैसे कोई तेज़ किस्म की बदबू उसे परेशान कर रही हो। थोड़ी देर बाद उसने छल्ला कर कहा, पता नहीं यहाँ कसाईयों की कितनी दुकानें हैं। खून और गोश्त की बदबू से मेरा दिमाग फटा जा रहा है। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि दूर दूर तक कोई कसाई की दुकान नहीं थी और न खून और गोश्त की बू आ रही थी। फिर मैंने उसकी बात को शराबी की बड़बड़ाहट समझकर कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दी। घर पहुंचते पहुंचते फ्लैट की हालत बहुत बुरी हो गई। उस पर गशी के दौरे पड़ रहे थे। हमने बड़ी मुश्किल से उसको घोड़े से उतारा और बिस्तर पर डाल दिया। पाँव फटने लगी थी, यानी सुबह होने लगी थी। मिस्टर क्लैंड ने मुझे विस्की का एक पैक पीने को कहा। शराब में सोडा मिलाते हुए वो कहने लगा, बड़ी अजीब बात है कि उन्होंने हम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना मैं तो समझ रहा था कि वो अपने जंगली चाकुओं से हमारे जिस्म को छलनी कर देंगे। और उस भयानक आदमी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने शराब की चुस्की लेते हुए कहा। आखिर वो बिल्ली की तरह क्यों चिल्ला रहा था? और अगर वो फ्लैट को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था तो उस पर झुका क्यों था? पता नहीं वो क्या पला थी। मिस्टर क्लैंड ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, ये कबायली बड़े ही रहस्यमयी होते हैं। फिर हम सोने के लिए चले गए। जाते हुए मैंने फ्लैट के कमरे में झांक कर देखा। वो दाहिनी करवट पर लेटा हुआ अपने सीने के बाईं तरफ को बुरी तरह से खुजला रहा था। अगले दिन मेरी आंख 1 बजे के करीब खुली और मैं फ्लैट को देखने निकला। वो भी अभी कुछ देर पहले जागा था और बरामदे में बैठा नाश्ता कर रहा था। उसके हाथ में गोश्त का एक बड़ा सा लोथड़ा था।
जिसे बस पराए नाम भून लिया गया था, वरना वो बिल्कुल कच्चा था और उससे खून भी टपक रहा था। फ्लैट गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े चबाकर बड़ी तेजी से निगलता जा रहा था। मुझे बड़ी घिन महसूस हुई। मैंने अभी कुछ कहना ही चाहा था कि मिस्टर क्लैंड ने रहस्यमयी तौर पर मेरा हाथ दबा दिया और फ्लैट से बोला, तुम नाश्ता करो, हम अभी आते हैं। फिर उसके जवाब की परवाह किए बगैर वो बाहर जाने के लिए मुड़ गया। मैं भी उसके पीछे हो लिया। बाहर पहुंचने के बाद मिस्टर क्लैंड ने सहमी हुई आवाज़ में कहा, क्या तुमने उसमें कोई असाधारण बदलाव महसूस नहीं किया? उसकी आंखों में अजीब वहशियाना चमक है और उसे कच्चा गोश्त चबाता देखकर न जाने क्यों मेरे दिमाग में किसी खूनख्वार भेड़िए का ख्याल उभरता है। मैं हैरत से मिस्टर क्लैंड की तरफ देखने लगा। तुम यकीन करो, वो धीरे से बोला, आने वाले कुछ घंटों में कोई अनहोनी बात ज़रूर होने वाली है। तुमसे मेरी दरख्वास्त है कि घर ना जाओ, बल्कि आज की रात मेरे साथ गुजारो। मुझे मिस्टर क्लैंड की बातें बड़ी अजीब और रहस्यमयी लगीं। वो कहता रहा, कोई नॉर्मल आदमी इस तरह सेरों कच्चा गोश्त नहीं खाता, खुदा की पनाह। अभी वो बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि फ्लैट बाहर आ गया। तुम्हारा रसोइया अजीब बेवकूफ़ आदमी है यार, वो मिस्टर क्लैंड से बोला। मैं उससे लगातार कहे जा रहा हूं कि मुझे कच्चा या बहुत हल्का भुना हुआ गोश्त दे, लेकिन वो कमबख्त पूरी तरह भून कर गोश्त लाता है। अब अगर उसने ऐसी गलती की तो उसका गला दबोच कर खून पी जाऊंगा और उसी का कच्चा गोश्त चबा जाऊंगा। ये बातें उसने बड़ी गंभीरता से कही थीं और ये कहते हुए उसकी आंखों में बड़ी अजीब सी वहशियाना चमक पैदा हुई थी। मैं और मिस्टर क्लैंड कांप कर रह गए। तुम चलो, मैं रसोइये को समझाता हूँ, ये कहता हुआ मिस्टर क्लैंड उस बरामदे की तरफ बढ़ा जहाँ फ्लैट के नाश्ते की मेज़ लगी हुई थी। मिस्टर क्लैंड किचन की तरफ चला गया और मैं फ्लैट के साथ उस मेज़ के पास बैठ गया। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर फ्लैट बोला, यार इस इलाके में बड़े अजीब व गरीब मच्छर पाए जाते हैं। ये देखो, उन्होंने मेरे सीने पर पूरी तरह काट लिया है, लेकिन जिस्म के किसी दूसरे हिस्से पर नहीं काटा। फिर उसने अपने सीने को नंगा करके दिखाया। बाईं तरफ 8-10 बड़े बड़े निशान थे। ये निशान गोल चकत्तों के थे जो एक दायरे में बने हुए थे। मुझे हैरत हुई कि आखिर वो कौन से मच्छर हो सकते हैं जो इतने बड़े बड़े निशान छोड़ते हैं। फिर मैंने सोचा कि शायद खुजलाने की वजह से ये निशान बड़े हो गए हैं। पिछली रात मैंने फ्लैट को बुरी तरह सीना खुजाते हुए देखा था। थोड़ी देर बाद ही मिस्टर क्लैंड का मुलाजिम गोश्त के लोथड़े ले आया जिनसे खून टपक रहा था। फ्लैट ने झपट कर एक लोथड़ा लिया और उसे किसी भेड़िए की तरह नोचने लगा। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि फ्लैट जैसा मुहज्जिब यानी सभ्य नौजवान इस वहशियाना अंदाज में गोश्त खा सकता है। खूब पेट भरकर खाने के बाद वो उठ खड़ा हुआ और मेरी तरफ देखता हुआ बोला, चलो थोड़ी देर तक घुड़सवारी करेंगे। मुझे उससे अजीब सा डर महसूस हो रहा था। मैं किसी बात में उसका विरोध करते हुए डर रहा था। मैं भी उठ खड़ा हुआ। हाँ, मैंने इतना ज़रूर किया कि फ्लैट के साथ अकेले बाहर जाने के बजाय मिस्टर क्लैंड को भी साथ चलने को कहा। वो जल्द ही बाहर आ गया और हम सब अस्तबल की तरफ चल पड़े। जैसे ही हम अस्तबल में दाखिल हुए, सारे घोड़े जैसे अचानक पागल हो गए। वो ज़मीन पर टांपे मार रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हिनहिना रहे थे, जैसे कोई जानवर अस्तबल में घुस आया हो। फ्लैट ने घोड़ों को डरा देखकर एक अजीब सा वहशियाना ठहाका लगाया। फिर न जाने उसे क्या सोची कि अस्तबल से बाहर चला गया और एक बेलचा उठाकर पेड़ों के आसपास क्यारियां बनाने लगा। वो जैसे ही अस्तबल के बाहर गया, घोड़ों की बेचैनी दूर हो गई और वो पहले जैसे इत्मीनान से दाना खाने लगे। मैंने और मिस्टर क्लैंड ने अपने अपने घोड़े खोले और अस्तबल के बाहर आ गए। फ्लैट ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वो बेलचे से मिट्टी खोदने में बिजी था। शाम को जब हम घूम फिर कर लौटे
तो अंधेरा फैल चुका था। अंधेरे कंपाउंड में एक चौपाया हमें उछलता कूदता नजर आया। जब मैंने उस पर टॉर्च की रोशनी डाली तो डर के मारे मेरी आवाज़ हलक में फंस कर रह गई, क्योंकि वो कोई जानवर नहीं बल्कि फ्लैट था। उसके बाल बिखरे हुए थे, जिस्म कीचड़ में लथपथ था और चेहरे पर वहशत बरस रही थी। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो एक तरफ भागा, बिल्कुल इस तरह जैसे कोई वहशी जानवर भागता है। मैं तो अपनी जगह बेहिस्सो हरकत बैठा रहा, लेकिन स्टर्कलैंड ने घोड़े से छलांग लगाई और फ्लैट के पीछे दौड़ने लगा। अब मुझ में भी ज़रा हिम्मत आई और मैं भी दौड़ पड़ा। ठहरो फ्लैट, कहाँ भागे जा रहे हो? स्टर्कलैंड ने उसे पकड़ते हुए कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो जैसे उसकी बात समझा ही नहीं। उसके मुंह से भेड़िए की तरह कुर्राहट निकल रही थी। तो एक बार उसने स्टर्कलैंड को भभोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन स्टर्कलैंड जो पुलिस अफसर था बहुत फुर्तीला था। हम दोनों ने मिलकर फ्लैट के हाथ पैर कस कर बांध दिए और उसे उठाकर एक कमरे में डाल दिया। मुलाजिम डॉक्टर को बुलाने जा चुका था और हम दोनों बरामदे में बैठे डॉक्टर के आने का इंतज़ार कर रहे थे। अचानक हमने उस कमरे से जिसमें फ्लैट को लिटाया गया था भेड़िए के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। साथ ही कंपाउंड में अनगिनत भेड़ियों ने आसमान सर पर उठा लिया। मैं और स्टर्कलैंड उछल पड़े। हमने झांक कर कमरे में देखा और हमारा शक यकीन में बदल गया। फ्लैट किसी भेड़िए की तरह चिल्ला रहा था और रस्सी के बंधनों से आज़ाद होने के लिए जोर लगा रहा था। उसकी आंखों में वहशत थी और मुंह से कफ निकल रहा था। डॉक्टर डेविड जब फ्लैट का मुआयना कर चुका तो उसने मायूसी से सर हिलाया। मर्ज मेरी समझ से बाहर है, वो बड़े परेशान अंदाज में बोला। शायद हाइड्रोफोबिया की कोई किस्म है। बहरहाल इनका बचना मुश्किल मालूम होता है। डॉक्टर के जाने के बाद स्टर्कलैंड ने अपनी 2 नाली बंदूक निकाली और एक आराम कुर्सी घसीट कर बैठ गया। मैं भी उसके करीब ही एक कुर्सी पर जम गया। ये तो जाहिर ही था कि ये रात हम दोनों की आंखों में ही काटनी थी। फ्लैट लगातार गुर्राता रहा और बाहर से भेड़िए उसका जवाब देते रहे। हम दोनों एक दूसरे को घूरते हुए खामोश बैठे थे। ठीक 12 बजे हमें एक बिल्ली के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, म्याऊं म्याऊं, और साथ ही फ्लैट की गुर्राहट तेज़ हो गई। वो रस्सी के बंधनों से आज़ाद होने के लिए कोशिश करने लगा और एक पैर आज़ाद करने में कामयाब भी हो गया। अब वो उस पैर को ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर पटक रहा था और बड़ी भयानक आवाज़ में गुर्रा भी रहा था। बाहर बिल्ली के चीखने की आवाज़ भी तेज़ होती जा रही थी और भेड़िए भी आसमान सर पर उठाए हुए थे। अचानक स्टर्कलैंड उठ खड़ा हुआ और मेरी तरफ झुकते हुए धीरे से बोला, वही भयानक आदमी मालूम होता है। अगर हम इसे पकड़ लें तो फिर फ्लैट का इलाज मुश्किल नहीं। फिर मेरे जवाब की परवाह किए बगैर उसने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, आओ मेरे साथ। हम दोनों सीने के बल रेंगते हुए बाहर आए। फिर स्टर्कलैंड का अंदाज़ा सही साबित हुआ। चांदी में उस भयानक आदमी का सफ़ेद जिस्म दूर से ही नज़र आ रहा था। वो उस कमरे की खिड़की के करीब खड़ा हुआ था जिसमें फ्लैट को रखा गया था। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करता। डर और दहशत से मुझे ठंडे पसीने छूट गए, लेकिन जल्द ही मैंने अपने डर पर काबू पा लिया और स्टर्कलैंड के पीछे रेंगने लगा। झाड़ियों की आड़ लेते हुए हम दोनों उस आदमी के ठीक पीछे पहुंच गए। वो अब भी म्याऊं म्याऊं किए जा रहा था। स्टर्कलैंड ने अचानक उस पर छलांग लगाई और उसे दबोच लिया। वो शायद इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हम दोनों ने उसे फ़ौरन ही रस्सी से जकड़ लिया और उसे उठाकर उसी कमरे में ले आए जहाँ पर फ्लैट बंधा पड़ा था। स्टर्कलैंड ने उसे भी फर्श पर पटक दिया और लातों से उसकी पिटाई करने लगा। वो पिट रहा था और बड़ी भयानक आवाज़ में म्याऊं म्याऊं किए जा रहा था। तुमको इसका इलाज करना होगा, समझे? स्टर्कलैंड ने हाँफते हुए फ्लैट की तरफ इशारा किया, लेकिन वो इस तरह उसे घूरता रहा जैसे उसकी बात ही नहीं समझा हो। अच्छा, ऐसे नहीं मानोगे, स्टर्कलैंड ने कहा। फिर आगे बढ़कर उसने बंदूक की नाल अलग करके
आतिशदान में डाल दी। वो भयानक आदमी शायद उसका मतलब समझ गया। उसकी आंखों से डर झांकने लगा। फिर जब तपती हुई सुर्ख नाल आतिशदान से निकल गई तो वो चीखने लगा और सर को इस अंदाज में हिलाने लगा जैसे वो बताना चाहता हो कि वो हमारी बात समझ गया है और उस पर अमल करने को तैयार है। स्टर्कलैंड ने पहले खिड़की मजबूती से बंद की और फिर मुझे दरवाज़ा बंद करने का इशारा किया। फिर उसने उसे आज़ाद कर दिया। वो आज़ाद होते ही एक लम्हे के लिए फ्लैट के सीने पर झुका और दूसरे ही लम्हे सीधा खड़ा हो गया। फ्लैट ने कराह कर गर्दन एक तरफ डाल दी। उसके चेहरे पर फैला हुआ वहशीपन अचानक गायब हो गया था। अगली सुबह फ्लैट नींद से जागा तो वो बिल्कुल फ्रेश था। हमें देखते ही उसने कहा, नया साल मुबारक हो। स्टर्कलैंड के चेहरे पर चमक आ गई। लेकिन तुमने जागने में बहुत देर कर दी। पूरे 24 घंटे सोते रहे हो। आज तो 2 तारीख है। क्या? फ्लैट ने हैरत से कहा। बहरहाल मुझे शर्मिंदगी है। शायद मैंने नए साल के जश्न में ज़्यादा ही पी ली थी। बाद में हमने उसकी बातों से अंदाज़ा लगाया कि पिछले 24 घंटों में उस पर जो कुछ भी गुजरी है उसे कुछ याद नहीं और वो यही समझ रहा है कि वो सोता ही रहा। फिर हमने भी कभी उससे इस घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन जब भी मैं इस घटना को याद करता हूँ तो डर से काँप कर रह जाता हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।